सह्याद्री का छल, एक मर्डर मिस्ट्री और फॉरेंसिक विश्लेषण। लोनावला की उस काली रात में आसमान फट पड़ा था। जुलाई की मूसलाधार बारिश ने पूरी सह्याद्री पर्वतमाला को अपनी चपेट में ले रखा था और ओल्ड खंडाला रोड पर स्थित विला 65 घने कोहरे और अंधेरे में किसी पुरानी कब्र की तरह खामोश खड़ा था। हवा की साएं-साएं और बारिश का शोर इतना तेज था कि अगर कोई चिल्लाता भी तो उसकी आवाज चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकती थी। इसी शोर का फायदा आर्यन श्रॉफ उठाना चाहता था। आर्यन, मुंबई का एक रईस और घमंडी बिजनेसमैन, अपनी पत्नी अनन्या को हमेशा के लिए खामोश करने की तैयारी कर चुका था। अनन्या उसे तलाक देने वाली थी और उसके करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करने की धमकी दे चुकी थी। आर्यन के लिए यह हत्या कोई जुनून नहीं, बल्कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, एक मुसीबत को रास्ते से हटाने का काम। आर्यन ने अपनी योजना महीनों पहले बनाई थी। शाम के 7 बजे उसने जानबूझकर अपनी एसयूवी विला के गेट से बाहर निकाली और नौकर रामू काका को हाथ हिलाकर अलविदा कहा, ये जताते हुए कि वो मुंबई की जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा है। लेकिन उसने मुंबई का रास्ता नहीं पकड़ा। घाटियों से थोड़ा नीचे जाकर मंकी पॉइंट के पास उसने अपनी गाड़ी एक झाड़ी के पीछे छिपा दी और काले ट्रेकिंग गियर पहनकर वापस जंगल के रास्ते विला की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। बारिश उसके पैरों के निशान धो रही थी और अंधेरा उसका सबसे बड़ा गवाह था। करीब 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वो विला के पीछे पहुंचा। उसने बिजली का मेन स्विच काट दिया, जिससे पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंदर अनन्या सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी बत्ती गुल हुई और उसकी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच में उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन ने खिड़की से अंदर घुसते ही उसे संभलने का मौका नहीं दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। आर्यन ने घर का सामान बिखेर दिया, तिजोरी से जेवर निकाले ताकि ये एक डकैती लगे, और फिर उसी जंगल के रास्ते वापस अपनी कार तक गया और मुंबई की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो मंजर वही था जो आर्यन ने तय किया था। एक बिखरा हुआ घर, गायब जेवर और एक लाश। स्थानीय पुलिस इसे डकैती मानकर चल रही थी, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से जांच मुंबई क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर कबीर सावंत को सौंपी गई। कबीर सावंत वो पुलिस वाला था जो कानून की किताबों से ज्यादा इंसान की फितरत पढ़ता था। जब सावंत ने आर्यन से पूछताछ शुरू की तो आर्यन के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं की। उसने बड़ी बेबाकी से कहा कि वो तो उस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर था और उसके पास टोल रसीदें और गाड़ी का जीपीएस डेटा मौजूद हैं। आर्यन की कहानी बिल्कुल पक्की लग रही थी। 7 बजे निकलना और 11 बजे मुंबई पहुंचना, और बीच का समय बारिश और ट्रैफिक में बीता। ऐसा लग रहा था कि कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर सावंत को आर्यन का ये आत्मविश्वास खटक रहा था। सावंत ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया और उनकी नज़र एक टूटी हुई चीज पर पड़ी जो सोफे के नीचे गिरी थी, अनन्या की महंगी स्मार्ट वॉच। आर्यन ने हाथापाई में उसे अनजाने में तोड़ दिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो घड़ी अब भी अपना काम कर रही थी। सावंत ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को उस घड़ी का क्लाउड डेटा निकालने का आदेश दिया। जब रिपोर्ट आई तो वो आर्यन की पूरी कहानी को तार-तार करने के लिए काफी थी। रिपोर्ट के मुताबिक रात 8:35 पर अनन्या की धड़कनें अचानक तेज हुई थीं, जो डर का संकेत था, और ठीक 8:42 पर उसकी धड़कनें हमेशा के लिए थम गई थीं। यानी मौत का सही समय 8:42 था, जब आर्यन अपने मुताबिक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। असली खेल तब खत्म हुआ जब सावंत ने आर्यन का मोबाइल फोन जब्त किया। आर्यन बेफिक्र था क्योंकि उसने कोई कॉल नहीं की थी, लेकिन वो भूल गया था कि आज के स्मार्टफोन में सेंसर होते हैं जो हर कदम का हिसाब रखते हैं। सावंत ने आर्यन के सामने 2 ग्राफ रखे। पहला ग्राफ अनन्या की घड़ी का था जो मौत का समय बता रहा था। दूसरा ग्राफ आर्यन के हेल्थ ऐप का था। सावंत ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर श्रॉफ, आप कह रहे हैं कि 8:42 पर आप कार में बैठे हैं, लेकिन आपका फोन बता रहा है कि उस वक्त आपने 150 मंजिल के बराबर चढ़ाई की और 4500 कदम चले। दुनिया की कोई भी कार सीट पर बैठे बैठे पहाड़ नहीं चढ़ती। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। वो जंगल का रास्ता, वो चढ़ाई जो उसने अपनी होशियारी समझी थी, वही उसके फांसी का फंदा बन गई थी। उसके फोन के बैरोमीटर ने ऊंचाई का जो डेटा रिकॉर्ड किया था, वो विला के रास्ते की चढ़ाई से हूबहू मेल खाता था। जिसे वो अपना सबसे मजबूत हथियार टेक्नोलॉजी समझता था, उसी ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। इंस्पेक्टर सावंत ने हथकड़ी निकालते हुए मुस्कुराकर कहा, कानून अंधा हो सकता है आर्यन, लेकिन विज्ञान की आंखें बहुत तेज होती हैं। बारिश अब भी बाहर बरस रही थी, लेकिन इस बार वो आर्यन के गुनाहों को छिपा नहीं पाई, बल्कि उसके पतन की गवाह बन गई।